एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल के चैप्टर 2 भूमि और मृदा संसाधन के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः इसे काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। और वैसे विद्यार्थी जो नए हैं, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, सर्वेक्षण के आधार पर विश्व में लगभग कितनी भूमि कार्य के लिए उपयुक्त ज्ञात हुआ है। तो विद्यार्थियों, यह आपका है 137 करोड़ हेक्टेयर, यानी आपका ऑप्शन ख हो जाएगा। ऑप्शन ख 137 करोड़ हेक्टेयर। आगे, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत के भूभाग का क्षेत्रफल है आपका 32.87 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन घ 32.87 करोड़ हेक्टेयर। भारत के कुल भूभाग का लगभग कितनी भूमि पर खेती की जाती है। तो कुल भूभाग के लगभग 48.83% पर खेती की जाती है। ऑप्शन हाँ। भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र है। तो भारत के कुल भूभाग का लगभग जो है 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। ऑप्शन ग। भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना भाग पठारी है। तो भारत के कुल भूभाग का लगभग 27% जो है पठारी भाग है। ऑप्शन क। आगे, भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना भाग मैदानी क्षेत्र है। तो विद्यार्थियों, मैदानी क्षेत्र है आपका 43%। ऑप्शन ख 43%। उपयोग के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो उपयोग के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन घ। भवन निर्माण, कारखाना, सड़क, रेल लाइन इत्यादि के लिए प्रयुक्त भूमि क्या कहलाता है। तो यह जो है अकृषि भूमि कहलाता है। आगे, जिस भूमि पर साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती हों, क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है निमल बोई भूमि। ऑप्शन ग। भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग कितना है। तो भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान है 13.7%। ऑप्शन ख। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में लगभग कितनी व्यर्थ भूमि है। तो भारत में लगभग जो है 467 लाख हेक्टेयर भूमि व्यर्थ है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अनुसार। आगे, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए। तो भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम 33% भूमि जो है वन आच्छादित रहनी चाहिए। मृदा के किस परत में पौधों और जीवों के अवशेषों सड़े गले अवशेषों के सूक्ष्म कण तथा जैविक पदार्थ रहते हैं। तो यह जो है आपको अपरत में रहते हैं, यानी ऊपरी परत में। ऑप्शन क। उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः
कितनी होनी चाहिए? तो उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः जो है 6 से 6.5 होनी चाहिए। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितनी है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग जो है 44% है। ऑप्शन घ। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने क्षेत्रों में फैली हुई है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग जो है 64 पॉइंट सॉरी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। ऑप्शन ग 6.4 करोड़ हेक्टेयर। भारत में जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग है क्या? बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और खादर, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी का पीएच मान सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो लाल मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 तक होनी चाहिए। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुड़। ऑप्शन ग। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? तो काली मिट्टी कपास और गन्ना दोनों के लिए सर्वोत्तम है, यानी ऑप्शन ग उपरोक्त दोनों हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत में काली मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में लाल मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। ऑप्शन ग। भारत में लेटराइट मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो लेटराइट मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल जो है वह 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। दक्कन पठार के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो दक्कन पठार के क्षेत्रों में लाल मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तमिलनाडु के लगभग कितने भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो तमिलनाडु के लगभग 2/3 भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ग। मृदा संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा जो है केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। पीटमय मिट्टी और जैविक को किस नाम से जाना जाता है? पीटमय मिट्टी और जैविक मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जैविक मिट्टी। पीटमय मिट्टी और जैविक मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दलदली मिट्टी के नाम से। अब आइए अगले प्रश्न में। दिए गए विकल्प में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र है आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन ग। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में पर्वतीय भाग का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो भारत में पर्वतीय भाग का क्षेत्र जो है 30% है। ऑप्शन ग।
भारत में पठारी भाग का क्षेत्र कितना है? तो भारत में पठारी भाग का क्षेत्र 27% है। ऑप्शन क। भारत में मैदानी भाग का क्षेत्र कितना है? तो यह जो है 43% है। ऑप्शन ख, 43%। भारत में भू उपयोग के आधार पर अकृषि और बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्र कितना है? तो बंजर भूमि और अकृषि भूमि का क्षेत्र 24.80% है, यानी ऑप्शन ग। भारत में भू उपयोग के आधार पर चारागाह का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो चारागाह का क्षेत्रफल 2.83% है, यानी ऑप्शन क। भारत में भू उपयोग के आधार पर कृषि में लगी भूमि का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो कृषि में लगी भूमि का क्षेत्र 48.83% है, ऑप्शन घ। भारत में भू उपयोग के आधार पर वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो वन क्षेत्र है 23.54%, ऑप्शन ख। 2008-9 में भारत में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कितनी थी? तो 2008-9 में भारत में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी 4.17%, ऑप्शन ख। अब आइए आपका एक ग्राफ है 2008-9 की आंकड़ों के अनुसार भू उपयोग की स्थिति कैसी। तो इससे जो है बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। जो 9 पॉइंट है, समझ लीजिए ये 9 प्रश्न तो कन्फर्म है। अब जैसे इसमें पूछा जा सकता है कि 2008-9 के अनुसार अस्थायी चारागाह और घास क्षेत्र कितना है? तो ये आपका यहाँ 4 में है, तो यहाँ पर हम आप 4 में देख सकते हैं घास का क्षेत्र 3.38% है। घास का क्षेत्र कितना है? 3.38%, यहाँ ऑप्शन में है। यहाँ 4 है और यहाँ पर भी आपका 4 यहाँ पर है। तो इस तरह से आप प्रश्न इससे बना सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है पुरातन प्रतिभूमि कितनी है? किसके अनुसार? 2008-9 के अनुसार। ये पुरातन प्रतिभूमि आपका 7 में है, तो यहाँ पर हम 7 में ऑप्शन देखेंगे, तो 7 में है 3.37%, यानी 3.37% हो जाएगा। इस प्रकार जो है इससे प्रश्न आप निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आइए आगे। यह भी एक ग्राफ है भारत में 2000 की आंकड़ों के अनुसार व्यर्थ भूमि का स्थिति। अब व्यर्थ भूमि में कई प्रकार के हैं, जैसे जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र। कहा जाएगा कि जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र कितना है? तो जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र देखिए, ऑप्शन 1 अपर्दित क्षेत्र है आपका 56%। ऑप्शन 1 56%, यानी यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 है, यहाँ पर आप देखिए 56% है। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। निम्न में किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो सीढ़ी नुमा खेती जो है आपका उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन ख। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी बनती है, ऑप्शन ख। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड लेटराइट मिट्टी में मिला करते हैं, ऑप्शन घ। भारत में विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूमि कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है? तो कुल भूमि का 11.9% कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन ग। विश्व के हिसाब से छोटा नागपुर के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन क। भारत के किस क्षेत्र में
मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ख। कृषि के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन घ। इनमें से कौन सी मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो पौधों के लिए दोमट मिट्टी यानी ऑप्शन ग, मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी दोमट मिट्टी ज्यादा उपयुक्त है पौधों पौधों के लिए। नदियों द्वारा लाए और जमा किए गए अवसादों से कौन सी मिट्टी बनती है? तो यह मिट्टी बनती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ऑप्शन ख। दक्षिण भारत के लावा क्षेत्र में कौन सी चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो यह जो है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट बेसाल्ट के चट्टानों से के टूटने से निर्माण इसका हुआ है, काली मिट्टी का। बनावट की दृष्टि से लाल मिट्टी कैसी होती है? तो बनावट की दृष्टि से लाल मिट्टी हल्की रंध्रमय और मुलायम होती है, यानी उपरोक्त सभी। कौन सी मिट्टी को कहीं कहीं रेह, बंजर और ऊसर आदि नामों से जाना जाता है? तो यह जो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी को इन नामों से जाना जाता है। और इस प्रकार आज का जो है इसी के साथ हमारा जो है सेशन समाप्त होता है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारा इसी तरह से प्रश्नों का संग्रह आता रहेगा। जो भी विद्यार्थी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।